एपिसोड 8। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी कहानी जरूर पसंद आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई सिटी रॉयल पैलेस। बड़े काका के पीठ पर लगी गोली को निकाल उस पर पट्टी करने के बाद रामा के तरफ देखते हुए बड़े ही दुखी होकर अंशिका पूछती है, ये सब क्या हो रहा है और ये इस तरह से अचानक गोली क्यों चलने लगी। अंशिका की बात सुन रामा उसे बताता है, अब क्या बताओ मैडम जी, उस डेविल सर के इतने ज्यादा दुश्मन हैं कि हर आए दिन इस घर पर गोली चलता ही रहता है। गोली तो उनके लिए चलता है पर उस गोली का शिकार हम जैसे लोग हो जाते हैं, क्योंकि कब किस दिशा में गोली चल जाएगी ये भी कहाँ हमें पता होता है। जब से इस नौकरी में हम फंसे हमारी दुनिया इसी चार दीवारी के अंदर बंद सा होकर रह गया। हमारे बड़े काका, इनकी दुनिया में इस किचन के सिवा और भी कोई है, शायद ही अब इन्हें याद भी होगा। ये यहाँ कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं और आज तक लौटकर वापस घर नहीं गए हैं। सिर्फ हर महीने इनके नाम का पैसा इनके घर पहुंच जाता है। सिर्फ बड़े काका ही नहीं, हम सभी लोग के साथ यहाँ पर ऐसा ही होता आया है। रामा यह सारी बात बड़े ही भावुकता के साथ बोल रहा था, जिससे अंशिका के आंखों में उन सब की तकलीफ सुन आंसू भर आती है और वो उन सब के तकलीफ को कम करने की सोचने लगी। तभी रामा और बाकी के नौकर बड़े काका को उठा संभालते हुए नौकरों वाले कमरे में चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद अंशिका भी उठ खड़ी हो गई और खुद में बोली, भला कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान को भी जोखिम में डाला हुआ है सिर्फ अपने वजह से। 6। ये सिद्धांत अग्निहोत्री तो सच में शैतान है, अपने स्वार्थ के लिए बूढ़े बाबा तक के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है। आज जो भी हो पर उस डेविल से मैं बात करके रहूंगी। आखिर में कब तक सभी उसके जुल्मों के शिकार होते रहेंगे। वैसे भी इस दुनिया से पता नहीं मैं कब आजाद हो पाऊं, कम से कम इन लोगों के लिए आवाज उठाकर कोशिश तो कर सकती हूँ इन्हें आजाद करने का। ये सोच अंशिका वापस से उसी कमरे में चली जाती है जहां से वो निकली थी। वो जाकर बेड पर लेट तो जाती है पर रात भर उसे चैन नहीं मिलता है और उल्टा सीधा हो होकर पूरा रात कटती है। अगली सुबह मुंबई सिटी रूहानी का घर। काया सुबह सुबह तैयार होकर अपना कॉलेज बैग ले रूहानी के घर के बाहर आ पहुंची और घर का दरवाजे का बेल बजाते हुए दरवाजा खुलने का वेट करने लगी। कुछ ही देर में शांति जी दरवाजा खोलते हुए उससे पूछी, बेटा तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। चूंकि रूहानी काया के बारे में शांति जी को नहीं बताई थी, इसी वजह से उन्हें नहीं पता था। तब काया ने शांति जी को अपना परिचय दिया। उसके बारे में जानने के बाद शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे काया बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हमारे आंखों के सामने खड़ी हो। कितनी बड़ी हो गई हो, अच्छा किया जो तुम यहाँ पर आ गई। आजकल रूहानी भी इतनी दुखी रहती है कि मैं क्या बता तुम्हें। आंटी की बात सुनकर काया उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए तसल्ली भरे आवाज में बोलती है, आंटी आप रूहानी की चिंता मत कीजिए, रूहानी ने मुझे बताया इन कुछ दिनों में उसके साथ क्या हुआ है। पर अब आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर अंशिका का पता जल्द ही लगा लेंगे और फिर पुलिस तो अपना काम कर ही रही है ना। बेटा तुम्हारे इतने कहने भर से हमें बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। अच्छा, मैं तो बात करने के चक्कर में तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गई, आओ ना अंदर आओ। अभी शांति जी काया को घर के अंदर आने को बोल ही रही थी कि तभी रूहानी अपने कमरे से तेजी में अपने कॉलेज बैग टांगकर निकलते हुए बोली, नहीं मम्मा, काया फिर किसी दिन अंदर आ जाएगी, इस वक्त हमें कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही है। क्यों काया? हाँ आंटी, मैं भी रूहानी को ही बुलाने आई थी। अच्छा इस वक्त मैं अब चलती हूँ, फुर्सत में आऊंगी आपसे मिलने। इतना बोल काया रूहानी के साथ निकल जाती है और कुछ दूरी पैदल चलने के बाद रूहानी काया से पूछती है, तो काया तुमने क्या सोचा है, आगे क्या करना है जिससे हम अंशु को ढूंढ सकते हैं। रूहानी के पूछने पर काया उसके तरफ देखते हुए बड़े ही गंभीर हो बोली, मुझे पक्का तो नहीं पता है रूहानी की, मैंने जो सोचा है वो वक्त करेगा या फिर नहीं, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तुम कल बताई थी ना कि तुमने अंशिका को लास्ट टाइम उस किडनैपर के साथ देखी थी, वो भी शिमला में। काया की बात सुन रूहानी बोलती है, हाँ तो उससे क्या होगा। मुंबई सिटी रॉयल पैलेस। सुबह सुबह जब अंशिका की आंखें खुलती है तो घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। घड़ी में बज रहे समय को देख अंशिका अपने खुले बालों को दोनों हाथों से समेटते हुए एक पतला रबड़ लगा बेड पर से उठ खड़ी हो जाती है और बाथरूम के तरफ बढ़ने लगती है। वो बाथरूम का दरवाजा अभी खोलने ही वाली होती है कि तभी दरवाजा अंदर से खुल जाता है, जिससे अंशिका पूरी तरह से घबरा जाती है।
और अभी वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सिद्धांत उसे अपने झूठे बातों में फंसाते हुए बोल पड़ता है। वो अंशिका, दरअसल मैं जिस कमरे में रहता हूँ वहां पर बाथरूम तो है, पर उसके अंदर बहुत सारा गंदा हुआ पड़ा है। पर कल मैंने तुम्हारे बाथरूम को देखा, ये तो एकदम 5 स्टार के जैसे लग रहा था, इसीलिए मैं आज यहीं पर नहाने आ गया। तुम्हारे कमरे का बाथरूम यूज कर रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? जो भी कहो अंशिका जी, पर डेविल सर ने आपको रखा है बड़े ही आलीशान कमरे में। यहाँ पर एक एक चीज कितनी महंगी है, वरना हमें तो जिस जगह पर रखे हुए है पूछो ही मत। सिद्धांत अपनी बातों से अंशिका का दिमाग पूरी तरह से घुमा देता है और वो भी उसके बातों को सच मान बोल पड़ती है। भले ही इस कमरे की हर एक चीज महंगी हो, बहुत राजशाही हो, पर सच बताओ सिड, यहाँ के कमरे में सुकून नहीं है। यहाँ की हर एक चीज पैसों से खरीदी जा सकती है, पर सुकून उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। और आप इस कमरे के बाथरूम को जब चाहे यूज कर सकते हैं। वैसे भी उस डेविल के सीने में दिल तो है नहीं जो उसे किसी के तकलीफ या फिर दर्द का एहसास होगा। खैर, अगर अब आपका बाथरूम यूज किया हुआ हो गया हो तो हम यूज कर सकते हैं। अंशिका बिना भाव लाए चेहरे पर यह बात बोली, जिसे सुन सिद्धांत छत से साइड होते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, जाइए। जब अंशिका बाथरूम के अंदर चली जाती है तो सिद्धांत के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर के तरफ चला जाता है। लेकिन अंशिका जब बाथरूम में नहाने के लिए अपनी चुंदरी को अभी हटा ही रही थी कि तभी उसका ध्यान सामने रखे अलमारी पर चला गया, जिसमें से कुछ तो बाहर के तरफ निकला हुआ था। वो सही से दिख नहीं रहा था, इसीलिए अंशिका थोड़ा सोचते हुए बोली, ये क्या है? ये तो अलमारी के अंदर से निकल रही है, एक बार खोल कर देखे क्या? इतना बोल वो चुंदरी को खोलना छोड़ पहले उस अलमारी को खोलने लगी, और जैसे ही वो अलमारी खुली उसमें से वही मास्क जो हर वक्त सिद्धांत के चेहरे को कवर किए होता था निकल नीचे गिर जाती है। अंशिका समझ नहीं पाती है कि ये क्या है, इसीलिए उस मास्क को हाथ में उठाकर उसे अपने चेहरे के थोड़ा करीब लाते हुए देखने लगती है तो उसे अचानक से याद आ जाता है, ये मास्क तो उसी डेविल की है। लेकिन ये मास्क इस बाथरूम में कैसे? वो तो इस बाथरूम को यूज नहीं करता है, और इसके ऊपर ये उजला उजला क्या लगा हुआ है? ये बोलते बोलते अंशिका उसे थोड़ा सूंघने लगती है, और जैसे ही वो उसे सूंघती है झट बोल पड़ती है, ये तो साबुन लगी हुई है इस मास्क के ऊपर। और मास्क भी हल्का भींगा हुआ है, ऐसा लगता है कि इसे अभी अभी उतार कर रखा है। पर जब से मैं जगी हूँ मेरे बाथरूम में तो वो डेविल आया ही नहीं है। 1 मिनट, अभी तो इस बाथरूम से सिर्फ नहा कर निकले हैं ना? ये बात जैसे ही उसे याद आती है उसके हाथ से वो मास्क एकदम से नीचे गिर जाती है और वो बिल्कुल हैरानी भरे आवाज में खुद में बोल पड़ती है, इसका मतलब कि सिड ही सिद्धांत है, वही डेविल जिसने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और यहाँ तक कि मैं यहाँ से भाग ना जाऊं मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे भरोसे के साथ भी खेला है। बहुत नीच इंसान है ये सिद्धांत अग्निहोत्री, इतना घटिया कोई सोच भी नहीं सकता है, पर ये उस काम को कर जाता है। अगर यही सिद्धांत अग्निहोत्री है तो फिर इसका मतलब है कि ये इतने दिनों से मुझे आजाद होने के सिर्फ सपने दिखा रहा था। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? इस दलदल से कैसे निकलूं? कुछ तो रास्ता दिखाए भगवान। अंशिका ये बोलते बोलते रो पड़ी। मुंबई बस स्टैंड। रूहानी काया से बोलती है, काया हम जो करने जा रहे हैं वो सही तो है ना? मेरा मतलब है कि अगर उस जगह पर हमें भी कोई किडनैप कर लेगा तो हम क्या करेंगे? मुझे तो ये बात सोच सोच कर ही इतना ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। रूहानी तुम इतना मत डरो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम जो भी कदम उठाएंगे वो पूरी तरह सेफ्टी के साथ ही उठाएंगे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और चलो बस में बैठ जाओ। काया के कहने पर रूहानी अपने घबराहट पर काबू रखते हुए बस में चढ़कर खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके बगल में काया भी आकर बैठते हुए टिकट वाले से कहती है, डॉट भैया 2 टिकट शिमला का दीजिएगा। शिमला हिलटॉप होटल। रूहानी और काया उसी होटल में आ गए जहां पर रूहानी अंशिका को लेकर सिद्धांत को देखने के लिए आई थी। रूहानी यार तुझे अच्छे से याद तो है ना कि तू इसी होटल में आई हुई थी? काया एक बार कंफर्म करने के रूहानी ये बात पूछी, जिस पर रूहानी कहती है, मैं इस होटल को कैसे भूल सकती हूँ काया? तू जानती है मैं जिससे बेपनाह प्यार करती हूँ उसे ही देखने के लिए इस होटल में आई थी, पर उसे तो एक नजर भी नहीं देख पाई और बेकार में अपनी दोस्त से दूर हो गई। वैसे तू किसके बारे में बात कर रही है? तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? काया थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछी, जिस पर रूहानी मायूस सा चेहरा बना बोली,
कहाँ यार काया, मैं तो उसे बिना देखे ही सिर्फ उसके नाम से प्यार कर बैठी हूँ, पता नहीं वो भी मुझे प्यार करेगा कि नहीं। बस भगवान जी से मैं यही चाहती हूँ कि किसी तरह वो मुंबई के बादशाह सिद्धांत अग्निहोत्री को मेरा बना दे। सच कहूँ तो काया, मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है और मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगी कभी। रूहानी सिद्धांत के बारे में बताते बताते थोड़ा एग्रेसिव हो गई थी, जिसे देख काया उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, यार दोस्त थोड़ा शांत हो जा। तेरे हीरो को कोई तुझसे नहीं छीनेगा। फिलहाल तो तू मुझे अंशिका के किडनैप वाली जगह पर लेकर चल, यहाँ पर हम उसे ही ढूंढने आए हुए हैं। काया की बात सुन रूहानी अपने सर पर हल्का सा मारते हुए बोली, ओ हाँ, मैं भी ना क्या बातें करने लग गई। अच्छा चलो। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। अंशिका अब सिद्धांत और सिड के बारे में सच जान चुकी थी। हाँ, ये सच जानकर उसे तकलीफ तो हुई, पर वो खुद को संभाल कर इस जाल से निकलने के लिए दिमाग लगाने लगी। रोज के तरह ही आज भी सिद्धांत वही मास्क के पीछे अपना चेहरा छिपाए डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने के लिए बैठ गया, और उसके आने से पहले ही अंशिका खाना खाने के लिए वहां आ चुकी थी। जब सिद्धांत अंशिका को कुर्सी पर बैठे हुए देखता है तो वो बड़ी ही हैरानी से खुद में मन ही मन बोलता है, गजब है, आज ये लड़की खुद ही नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आकर बैठ गई, वो भी मुझसे भी पहले। आज इसे इतना ज्यादा भूख लग गई है क्या? ये सोच वो अंशिका से बोला, आज मिसेज अग्निहोत्री मुझसे भी पहले आकर बैठ गई हो। क्या बात है, कुछ चल रहा है क्या दिमाग में? सिद्धांत की बात सुन अंशिका एक पल के लिए तो घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोलती है, क्यों? खाना खाने का हक सिर्फ तुम्हें ही दिया है भगवान ने, अब मुझे यहाँ पर कैद करके रखे हुए हो तो फिर मुझे खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। ना ही मरने दे रहे हो और ना ही जीने, मुझे भूख लगी थी इसीलिए खाने के लिए आ गई। हाँ हाँ सही है। वैसे भी बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि तुम अब ये बात एक्सेप्ट कर ली हो कि इस चार दीवारी के अंदर ही तुम्हें रहना है। स्टाफ खाना लगाओ। ये बोलते हुए सिद्धांत भी अंशिका के बगल वाले कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी प्लेट में हल्के फुल्के नाश्ता डाल कांटे वाले चम्मच से खाने लग जाता है। अभी वो एक दो बाइट खाया ही था कि तभी उसे खांसी आ गई और अपने बगल में रखे गिलास जिसमें पानी भरा हुआ था उसे उठा पीने लगता है। सिद्धांत को पानी पीते देख अंशिका मन ही मन थोड़ा खुश होते हुए बोलती है, पियो पियो। डेविल, बहुत गुमान है ना तुम्हें अपने आप को डेविल कहलवाने पर। तुम्हारे इस गुमान को तो मैं खत्म करूंगी। जिस तरह तुम ये पानी पी रहे हो ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मिस्टर डेविल की इसके बाद क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। सिद्धांत पानी पी और थोड़ा नाश्ता करने के बाद उठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन अंशिका अभी भी अपने प्लेट से खाए जा रही थी। इसे देखकर सिद्धांत को थोड़ा शक तो हुआ, पर फिर भी उसे कहीं जरूरी में जाना था, इस वजह से वो वहां से जाने लगता है। अभी सिद्धांत कुछ दूर चला ही था कि उसे कुछ चक्कर सा आने लगा और वो अपने हाथों से सर को पकड़ते हुए मन ही मन बोला, ये मेरा सर क्यों घूम रहा है, अभी तो बिल्कुल ठीक था। ये मुझे क्या हो रहा है? सिद्धांत ये सारी बातें खुद में सोचे जा रहा था और सोचते सोचते ही वो बेहोश हो वही जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरता है, उसे देख अंशिका एकदम खुशी से उछल पड़ती है और जल्दी से सिद्धांत के पास आ खड़ी होते हुए बोली, बहुत खुश हो रहे थे ना मुझ पर यूं जुल्म करके मिस्टर डेविल, मेरे साथ छल किया, मुझे टॉर्चर किया। अब लो मैंने बस थोड़ा सा नशा मिला दिया तुम्हारे पानी में और हो गए अब तुम बिल्कुल लाचार। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर इस कैद खाने से बाहर निकलूंगी और तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद सीधे पुलिस के हवाले करूंगी। इतना बोल अंशिका जैसे तैसे सिद्धांत को अपने सहारे उठाकर खड़ी कर आगे बढ़ने लगी। चूंकि अंशिका ने एक रात सिद्धांत को दरवाजे में अपना लॉक लगाते हुए देख लिया था, जिसमें उसने अपने हाथ के अंगूठे का लॉक लगाया हुआ था, इसी वजह से अंशिका सिद्धांत को दरवाजे के तरफ लेकर बढ़े चले जा रही थी कि तभी बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुन अंशिका एकदम से घबरा गई। ये तो किसी गाड़ी का आवाज लगता है, कहीं इस शैतान का वो आदमी तो नहीं आ गया। वैसे भी इस घर में वो आता जाता रहता है, अब मैं क्या करूं, कहीं वो इस डेविल को ढूंढने अंदर आ गया तो। नहीं नहीं, मैं इस तरह से पकड़ी नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। अंशिका ये सोच अभी कहीं छिपने की जगह ही ढूंढ रही थी कि तभी उसे किचन याद आ जाता है। वो किचन में एक तहखना देखी थी जब बड़े काका की गोली निकालने गई थी, तो इसीलिए वो बिना एक मिनट भी दरवाजे पर रुके तेजी में सिद्धांत को खींचते हुए खुद भी किचन चली जाती है और उस तहखाने का पल्ला खोलते हुए उसके अंदर जाकर बैठ पल्ला वापस से लगा लेती है। तभी इधर दरवाजा खुल जाता है और रिचेश अंदर आते हुए सिद्धांत को आवाज देते हुए कहता है,
डेविल सर, हम आ गए हैं, आप जल्दी से नीचे आ जाइए, आज हमें वो मिश्रा के चैप्टर का द एंड कर ही देना है। रिचेश जब एक दो बार सिद्धांत को आवाज लगता है और उसके आवाज पर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है तो वो थोड़ा चौकन्ना हो जाता है और खुद में सक भरी आवाज में बोलता है, आज से पहले तो डेविल सर कभी भी बिना बताए कहीं नहीं गए हैं, तो फिर आज वो मेरे आवाज देने पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं वो किसी ट्रैप में तो नहीं फंस गए हैं? एक बार मैं पूरे घर को अच्छे से चेक कर लेता हूँ, फिर बाहर जाऊंगा देखने। ये बोल रिचेश घर के एक एक कोने को अच्छे से चेक करने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी सिद्धांत नहीं दिखाई दिया। इस बात से वो थोड़ा घबरा भी गया था और जल्दी जल्दी में घर से बाहर निकल गया उसे ढूंढने के लिए। जैसे ही अंशिका गाड़ी की वापस से आवाज सुनती है, एक गहरी सांसें लेते हुए खुद में धीरे से बोलती है, थैंक यू सो मच गॉड, आज आपने मेरा साथ दिया और मुझे उस शैतान के दोस्त के नजरों से बचने के लिए इस तहखाने का याद दिला दिया। वैसे ये तहखाने हैं किस चीज का? यहाँ पर तो सिर्फ बैठने भर की जगह है, और फिर वो इस डेविल का दोस्त हमें ढूंढने यहाँ पर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी इस तहखाने के बारे में कुछ पता नहीं है? हो सकता है ये डेविल इससे भी छिपा कर अपने लिए इस तहखाने को बनवाया होगा। अंशिका इतना सोच उस तहखाने का पल्ला जैसे ही खोल बाहर निकलने की कोशिश करती है कि अचानक ही उसके हाथ की कोहनी पीछे के दीवार से जा टकराई और सिर्फ कोहनी के भिड़ते ही वो बंद दीवार एक पल में अंशिका के आंखों के सामने खुल गया। उस दीवार को इस तरह से खुलते देख अंशिका की तो मानो प्राण ही सूख गए हो, वो इतनी ज्यादा डर गई कि खुद के हाथ को हिला तक नहीं पा रही थी। ये अब क्या है? ये दीवार खुल कैसे गई? इसके पीछे भी इतना बड़ा कमरा, आखिर में इस कमरे में ऐसा क्या है जिसे ये शैतान सबसे छिपा कर रखे हुआ है? जाकर देखूं क्या? लेकिन अगर इस जगह जाने के बाद मैं फंस गई तो? पर फिर भी एक बार देख ही लेती हूँ, हो सकता है इस कमरे से ही बाहर निकलने का कोई और रास्ता मिल जाए मुझे। अंशिका अभी सोच विचार करने के बाद सिद्धांत को ले उस कमरे में चली जाती है, और जब वो कमरे में पहुंचती है तो कमरे का नजारा देख पूरी तरह से दंग रह जाती है। उस कमरे में चारों तरफ किसी लड़की की रंग बिरंगी तस्वीरें लगी होती है, यहाँ तक कि बेड पर बिछे चादर और तकिए के कवर पर भी उसी अनजान लड़की की तस्वीर बनी हुई होती है। चारों तरफ लाइट और प्लास्टिक के फूलों से कमरे की सजावट करी हुई है। ये सब देख अंशिका सिद्धांत को बेड पर लिटा खुद के हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बोली, अब ये सब क्या है? इस डेविल ने इस जगह को सबसे छिपा कर रखा, ये बात समझ में आती है, पर इसने इस लड़की की फोटो को चारों तरफ लगाकर क्यों रखा है? ये कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या ये लड़की इसकी पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड? पर इस जानवर से कौन ही प्यार करता था? कर्म ही फूटे होंगे उस लड़की के जो उसने इस डेविल से प्यार किया होगा। खैर, इसने जो किया सो किया, मुझे ये एक मौका मिला है अपनी जिंदगी को इस डेविल से बचाने का, मैं इस मौके को अपने हाथ से तो ऐसे नहीं जाने दूंगी। अगर ये कमरा है तो जरूर इस कमरे से बाहर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता भी होगा, बस मुझे अब वो रास्ता ढूंढना है, फिर मैं हो जाऊंगी आजाद और इस डेविल को करूंगी पुलिस के हवाले। बहुत टॉर्चर किया है ना इसने मुझे, अब जब पुलिस इसे टॉर्चर करेगी ना तब समझ में आएगा इसे कि दूसरों को तकलीफ देना कितना आसान होता है, पर अगर वही तकलीफ खुद को मिले तो उसे सहना कितना मुश्किल। वो उस कमरे के एक एक कोने को बड़े ही अच्छे तरीके से देखे जा रही थी कि कहीं इस तहखाने की तरह ही किसी छिपी हुई जगह दरवाजा तो नहीं है। अभी अंशिका कुछ ही जगह पर ढूंढ ही पाई थी कि तभी उसके हाथ कुछ पुरानी तस्वीर लग गई जो काफी पुरानी और फटी कटी भी थी। ये तस्वीर, ये कैसी तस्वीर है? और ये डेविल इस तस्वीर को इतना संभाल कर क्यों रखे हुआ है? जरा देखूं तो इसमें है कौन? अंशिका जैसे ही वो तस्वीर को पलटती है, उसमें खड़े एक आदमी और औरत को देखकर उसके तो मानो होश ही उड़ गए हो। शिमला हिलटॉप होटल। काया रूहानी से बोलती है, देख यार रूहानी, हम यहाँ तक तो आ गए हैं, अब अगर हमें अंशिका के किडनैपर का पता लगाना है तो हमें एग्जैक्ट उसी जगह पर जाना होगा जहाँ से उसे किडनैप किया गया है, क्योंकि मेरा मन कहता है कि हमें वहाँ कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल जाएगा जिससे हम अंशिका तक पहुँच सके। काया की बात सुनकर रूहानी भी उसके तरफ देखते हुए बोल पड़ती है, हाँ तो फिर देरी किसी बात की है? यहाँ से कुछ ही दूर पर वो जगह है, चल मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। रूहानी काया को अपने साथ ले होटल से निकल उसी जगह के तरफ चल पड़ती है जहाँ पर अंशिका का किडनैप किया गया था। रॉयल पैलेस तहखना। अंशिका जब उस फोटो को देखती है तो उसके हाथ से वो फोटो नीचे गिर जाती है और वो एकदम शौक सिद्धांत के तरफ मुड़ते हुए धीरे से खुद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये डेविल अनंत अंकल और सुरभि आंटी का बेटा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
अनंत अंकल के बेटे का नाम तो सोमू था, लेकिन फिर इन दोनों के साथ ये खड़ा होकर फोटो क्यों खिंचवाया है? क्या सच में ये उन्हीं का बेटा है? पर वो दोनों हैं कहाँ? मुझे हल्का हल्का सा याद है बचपन में वो मुझे कितना ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे अपने घर की बहू तक मान लिया था। पर बस एक गलतफहमी ने हम दोनों परिवारों के बीच में इतनी दूरियां ला दी कि उसके बाद ना तो हमने उनके बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश करी और ना ही वो लोग। अंशिका बहुत असमंजस में पड़ गई थी क्योंकि उसके सामने इतने वर्षों के बाद अचानक से उन दोनों की तस्वीर आ जाती है जिससे वो भी प्यार करती थी। पर अब वो समझ नहीं पा रही थी कि ये तस्वीर सिद्धांत के पास क्यों है और उसने इसे इतना संभाल कर क्यों रखा है। अंशिका अब रास्ता ढूंढना बंद कर उस तस्वीर को अपने हाथ में उठाते हुए खुद में बोली, नहीं मैं अभी तो यहाँ से नहीं जा सकती हूँ अब जब तक कि मैं इस डेविल से इनके बारे में सारी बात नहीं जान लेती। और अनंत अंकल की तो एक बेटी भी थी ना, सुहानी, पर वो सभी लोग हैं कहाँ? मुझे सब जानना होगा इस डेविल से। मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए, पर अब जब इनकी ये तस्वीर मिली है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे मम्मी पापा इन्हीं के रूप में मेरे पास आ सकते हैं। मैं इन्हें ढूंढ कर रहूंगी। मुंबई शहर, रूहानी का घर। शांति जी अपने किचन में काम कर रही थी तभी घर के दरवाजे के बेल बजता है। उसकी आवाज सुनते ही शांति जी अपने हाथ को एक सूखे कपड़े से पोंछते कहती है, हाँ हाँ आ रहे हैं, बस एक मिनट रुको। इतना बोलते बोलते वो जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने पुलिस को देख वो थोड़ा शॉक हो जाती है और पूछती है, इंस्पेक्टर आप यहाँ पर? वो हमें मिस रूहानी से अंशिका के किडनैपिंग के बारे में कुछ और जानना था और हमें कुछ और भी पता चली है, सो आप उन्हें बुला दीजिए। इंस्पेक्टर की बात सुन शांति जी कहती है, वो सर दरअसल बात यह है कि रूहानी इस वक्त तो घर पर नहीं है, वो अपनी दोस्त के साथ कॉलेज गई हुई है। पर अगर बात जरूरी है तो वो जैसे ही कॉलेज से घर आती है हम उसे स्टेशन भेज देंगे। जियो के पर उन्हें याद से स्टेशन भेज दीजिएगा, अभी हम चलते हैं। पुलिस ये बोल वहां से चले जाते हैं। उन सब के जाते ही शांति जी दरवाजा लगाते हुए थोड़ा परेशान भाव में खुद में ही कहती है, एक तो वैसे ही रूहानी अंशिका के किडनैप हो जाने की वजह से इतनी डिस्टर्ब हो गई है और अब ये पुलिस वाले उसे रह रह कर सवाल कर कर परेशान कर रहे हैं। पता नहीं कब सब वापस से पहले के तरह होगा। शांति जी ये बोल दुखी मन से घर के अंदर चली जाती है और फिर से बिना मन के ही किचन में काम करने में जुट जाती है। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। लगभग शाम का समय हो गया था, अब जाकर सिद्धांत को धीरे धीरे होश आने लग गया था। लेकिन अभी उसे सही से होश आया नहीं था, इसी वजह से उसे अपनी आंखों के सामने सारी चीजें धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी और बेहोश होने की वजह से सर में भी कुछ दर्द सा महसूस हो रहा था। इसीलिए वो अपने दोनों हाथों को किसी तरह उठाते हुए अपने सर को पकड़ चारों तरफ नजरें घुमा देखने की कोशिश करता है। अभी वो चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा ही रहा होता है कि तभी उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली रह जाती है। जब वो अपनी आंखों के सामने सोफे पर अंशिका को नींद में सोते हुए देखता है और जब वो अपनी नजरें को थोड़ा और आगे बढ़ाता है जिस कमरे के बारे में उसके सिवा और दूसरा किसी को कुछ भी पता नहीं था वहां पर अपने साथ अंशिका को देख वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ जाता है और गुस्से से पूरा बौखला जाता है और खुद में बड़बड़ाते हुए बोल पड़ता है, ये लड़की यहाँ पर कैसे? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये इस कमरे में आ गई? इसे तो अभी सबक सिखाता हूँ। इतना बोल सिद्धांत अपने आंखों में गुस्से का रौद्र रूप लिए तेजी में उठकर सोफे के पास जा पहुंचता है और एकदम से अंशिका के नाजुक कलाई को पकड़ उसे मरोड़ते हुए खींच उठा देता है और अपनी पूरी गुस्सैल भरी आवाज में बोलता है, तुमने उस पानी के गिलास में क्या मिलाया था? तुम मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें इस कमरे के बारे में कैसे पता? यहाँ पर तुम कैसे आई? बोलो मुझे। सिद्धांत को इतना ज्यादा गुस्से में देख अंशिका पूरी तरह से डर चुकी थी, उस वजह से उसके जुबान से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे। बस वो किसी तरह इतना ही बोल पा रही थी कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज उसे छोड़ दे। पर इस वक्त सिद्धांत के सर पर मानो भूत सवार हो गया था। वो अपने गुस्से की आग में अंशिका के तकलीफ को देख ही नहीं पा रहा था। अंशिका जब सिद्धांत को इतना गुस्से में देखी और अपने आप को उसके चंगुल से निकालने के बारे में सोची तो उसे कुछ याद आया और झट से वो बिना कुछ सोचे अपने दांत सिद्धांत के हाथों पर गड़ाते हुए उसे कसकर काट लेती है। एकाएक दांत काटने की वजह से सिद्धांत का पकड़ अंशिका के कलाई पर छूट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर अंशिका तेजी में बिना वहां एक भी सेकंड रुके दौड़कर वापस उसी कमरे में आ खुद को अंदर बंद कर लेती है जहां पर वो इतने दिनों से रह रही होती है और दरवाजा को अंदर से बंद करते ही वो राहत भरी सांस लेते हुए खुद में कहती है,
आज तो मरते मरते बच गए उस डेविल के हाथों से, वरना तो उसने मुझे मारने का ठान ही लिया था। मेरी एक भी बात सुने बगैर ही मुझ पर टूट पड़ा, जैसे कोई भूखा शेर हो। पर जो भी हो अंशिका, तुझे उस डेविल के मुंह से अनंत अंकल और सुरभि आंटी के बारे में सच निकलवाना ही होगा। आखिर में उसका क्या रिश्ता है उन दोनों से, और फिर उसने उनकी इतनी पुरानी तस्वीर को क्यों सबसे छिपा कर एक ऐसे कमरे में रखे हुआ है जिसके बारे में शायद उसके सिवा और किसी को कुछ भी पता नहीं है। अगर तुम इस मुंबई शहर पर राज करते हो सिद्धांत अग्निहोत्री, तो फिर ठीक है, मैं भी खुद से वादा करती हूँ कि एक दिन तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए खुद से माफी ना मंगवाई तो मेरा नाम भी अंशिका नहीं। ये बोल अंशिका अपने दर्द को कम करने के लिए उस सूजे हुए जगह पर बाथरूम से जाकर टूथपेस्ट ला उस पर लगाने लगी और अपने बह रहे आंसू को इसी तरह बहने दी। शिमला। रूहानी काया को अपने साथ उसी जगह पर लेकर पहुंच गई जहां से अंशिका किडनैप हुई थी और काया के तरफ देखते हुए बोली, यही वो जगह है काया जहां पर मैंने अपनी बहन जैसी दोस्त खो दी, मेरे आंखों के सामने। आज भी वो काले मास्क वाला आदमी साफ साफ दिखाई देता है मुझे, जिसने अंशु को जबरदस्ती अपने कार में बिठा उसे बेहोश कर लेकर चला गया और मैं अपनी दोस्त को उससे बचा तक नहीं पाई। रूहानी जब ये सब बोल रही थी तो उसके आंखों में पानी भर आए थे, इसी वजह से काया उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे थोड़ा सहानुभूति देने की कोशिश करती है। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। सिद्धांत एकदम गुस्से से बौखलाया हुआ अपने हाथ को देख, जहां पर अंशिका ने कसकर दांत गड़ा दिया था, जिस वजह से उसे वहां से खून भी निकल गया था। गुस्से में बोले जा रहा था, तुमने मेरे जख्मों को वापस से हरा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मिसेज अग्निहोत्री, इसका भरपाई तो अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुमने मेरे साथ ही खेल खेला और यहाँ से भागने के लिए इतना बड़ा योजना भी बना लिया, अब तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। कब तक मुझसे भागोगी, मैं भी देखता हूँ अब कैसे तुम खुद को बचा पाती हो मुझसे। इधर अंशिका आज पूरा दिन भर उसी कमरे के अंदर खुद को बंद करे रही ताकि वो सिद्धांत के गुस्से से बच सके और उसका शिकार ना बन जाए। जब शाम के लगभग 7 बजे तब जाकर उसे बहुत जोरों की भूख लग गई थी, चूंकि उसने सुबह से ही खाना के एक देना भी नहीं खाए थे, इसी वजह से अब उसके पेट में चूहे कूदने लगे थे। लेकिन कमरे में कुछ था भी नहीं जिसे खा सके और पानी का जग भी खाली पड़ा हुआ था। ये सब देख अंशिका काफी परेशान हो गई थी और खुद में घबराते हुए बोल रही थी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, किसी तरह दिन भर पानी पी पी कर रह ली, पर अब तो पानी भी खत्म हो गई है, अब क्या करूं, ऊपर से इतनी तेज की भूख भी लग गई है। पता भी तो नहीं है कि वो डेविल इस वक्त है कहां पर। अगर इस कमरे से बाहर निकली तो कहीं उसके हाथ ना लग जाओ, क्योंकि आज सुबह जिस तरह से वो बेकाबू हो गया था, इससे तो एक बात साफ जाहिर होती है कि उस तहखाने वाले कमरे से कुछ तो उसका ऐसा रिश्ता है जिसे वो इस दुनिया से छिपा कर रखना चाहता है और ना ही उसके बारे में किसी को बताना चाहता है। अंशिका बैठी बैठी यही सारी बातें सोचे जा रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी के लॉक करने की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज सुनते ही अंशिका के तो मानो डर के मारे जान ही निकली जा रही थी और वो अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, कौन है दरवाजे पर, कौन है, जवाब दो मुझे। अंशिका के पूछने पर बाहर से बड़े काका आवाज देते हुए बोले, बेटा हम हैं, आप दरवाजा खोल सकती है। जैसे ही बड़े काका की आवाज अंशिका के कानों में पड़ती है तब जाकर उसका डर थोड़ा कम होता है और वो जाकर जल्दी से दरवाजा खोल देती है। बड़े काका आप यहाँ पर। वो बेटा आज आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना, और ना ही एक बार इस कमरे से बाहर आई है, तो मैं सबसे छिपा कर आपके लिए ये खाना लेकर आया था, आप इसे खा लीजिए। बड़े काका की बात सुन अंशिका एकदम भावुक हो जाती है और उनके सामने अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाती है। काका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी इस तरह से उलझ चुकी है कि ना तो मैं जी पा रही हूँ और ना ही खुद को खत्म ही कर पा रही हूँ, इस तरह हर दिन तिल तिल के मरना अब नहीं होता है मुझसे। अंशिका को इतना ज्यादा दुखी देख बड़े काका उससे कहते हैं, बेटा आप इस तरह से निराश मत होइए। मैं आपका ये दुख कम तो नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि हर इंसान के साथ जो कुछ भी होता है ना, वो उसके भले के लिए ही होता है। हाँ कभी कभी ये बात समझने में थोड़ा समय लग जाता है। अब हमें ही देख लीजिए, हमें लगता था कि हम यहाँ डेविल सर के कैद में हैं, पर ये भ्रम हमारी कल जाकर खुल गई जब हमने अपने परिवार वालों से बात करी। बड़े काका की इतनी बात सुन अंशिका को उनके बात को पूरी जानने की इच्छा हुई और वो अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोली, काका क्या बात है, आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं।
अब क्या करे बिटिया, जिस परिवार वालों के खातिर हम इतने वर्षों से डेविल सर के घर में कैद हो काम कर रहे थे, वो परिवार वाले तो मुझे कब का मरा हुआ बता अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहे हैं। बस उन सभी को हमारे द्वारा भेजे जा रहे पैसों से मतलब है और किसी से नहीं। अरे मुझे तो कल ये बात समझ में आई कि उन सब से अच्छा तो हमारे सर ही है, कम से कम वो हमें इतने दिनों से अपने घर में रखे तो है, और हमें पैसा भी देते हैं। जब हमें गोली लगी तो वो हमारे घाव के लिए वो सारी दवा हमें ला कर दिए जिसकी जरूरत थी। ये बातें सुन अंशिका थोड़ा हैरान थी, क्योंकि शायद आज पहली बार था जब वो किसी के मुंह से सिद्धांत जैसे डेविल इंसान के लिए कुछ अच्छा सुन रही थी। इसी वजह से वो कुछ ज्यादा ही हैरान थी। शिमला। रूहानी और काया उस पूरी जगह को अच्छी तरह से छान मारे थे, तब भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिस वजह से वो काफी निराश हो गए थे। तभी काया की नजर कुछ दूरी पर गिरी हुई तस्वीरों पर जा पड़ती है, जिसे देख वो रूहानी के कंधे पर हाथ रख उसे अपनी उंगलियों से उस तरफ देखने का इशारा करती है। काया के इशारा करते ही रूहानी भी उस तरफ देखने लगती है और उसके भी आंखें एकदम से बड़े बड़े हो जाते हैं जब उसकी निगाहें उन तस्वीर पर पड़ती है। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। बड़े काका जब अपनी बात पूरी कर लेते हैं तो अपने हाथ में जो खाने की प्लेट थी उसे अंशिका के तरफ बढ़ाते हुए बोलते हैं, ये लीजिए बेटा, आप अब कुछ खा लीजिए, हम अभी जाते हैं। बड़े काका इतना बोल अंशिका को खाने की प्लेट पकड़ा वहां से निकल जाते हैं और अंशिका भी दरवाजा लगा लेती है। जैसे ही कुछ दूर बड़े काका पहुंचते हैं, उनकी नजर सिद्धांत पर जा पड़ती है, जो अपनी बड़ी और डरावनी आंखों से उन्हें ही घूर रहा था। ये देखते ही बड़े काका की तो हालत ही खराब हो गई, पर वो एकदम से ही शॉक हो गए जब सिद्धांत उन्हें बिना कुछ बोले अपने डार्क रूम के तरफ चला गया। ये क्या हुआ? आज से पहले तो डेविल सर कभी भी किसी गलती को नजरअंदाज नहीं करते थे, पर आज इन्हें हुआ क्या है? उन्होंने मुझे देख लिया, अंशिका बेटा को खाना देते उसके बाद भी मुझे सजा देने की बजाय कुछ बोले भी नहीं और चले गए। ये सब अंशिका बिटिया के आने के बाद ही बदला है, वरना डेविल सर किसी गलती के लिए कभी भी किसी को माफी तो नहीं देते थे, जहां तक मैं जानता हूँ इन्हें। बड़े काका इतना बोल वहां से किचन के तरफ चल पड़े। इधर अंशिका अपने कमरे में वो खाने की प्लेट पर इस तरह से टूट जाती है जैसे मानो कोई शेर अपने शिकार पर झपटा मारता हो। जब अंशिका पेट भर के खा ली तब अपने पेट पर हाथ रखते हुए एक डकार मारते हुए खुद में बोली, चलो दिन भर भूखे रहने के बाद ही सही, कम से कम पेट भर खाने को तो मिल गया और उस डेविल से भी बच गई। थैंक यू गॉड। बस इसी तरह मुझे उस डेविल का शिकार होने से बचाते रहना। लेकिन जो भी हो, आज मुझे ये खाना सिर्फ बड़े काका की वजह से ही नसीब हो पाई है। मैं जब भी कमरे से बाहर निकलूंगी उन्हें जरूर थैंक यू बोलूंगी। अब पेट तो भर गया, लेकिन उस डेविल का उस तहखाने वाले रूम से क्या कनेक्शन है, कैसे पता करूं? एक काम करते हैं, जब रात में वो गहरी नींद में सो रहा होगा तब चुपके से मैं उस शैतान के कमरे में घुस जाऊंगी और वहां पर अलमारी सब में देखूंगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मिल जाएगा जिस वजह से मैं ये पता लगा सकूं कि अनंत अंकल की तस्वीर इस डेविल के पास क्यों है। शिमला। जैसे ही काया और रूहानी दोनों उन तस्वीर को वहां पर फेंके हुए देखती है, उसे देख रूहानी झट से बोल पड़ती है, काया ये तस्वीरें तो वही लग रही है जो उस दिन एक काले कार वाले ने खिड़की से बाहर फेंकी थी। मैं उसे देखने ही वाली थी कि तभी एक तेज हवा की वजह से वो सारे तस्वीर हमारे हाथ से उड़ गई थी। रूहानी के कहने पर काया जल्दी से दौड़कर उन तस्वीर के पास चली जाती है और वो सारे तस्वीर को अपने हाथ में उठाते हुए उसे पलटा पलटा कर देखने लग जाती है। उसे तस्वीर देखकर कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उन तस्वीर में मौजूद लोग को वो नहीं जानती थी, इसीलिए वो रूहानी के तरफ देखते हुए बोली, यार रूहानी, मुझे तो इस तस्वीर में कौन है कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या तू इन लोगों में से किन्हीं को जानती है? अगर जानती है तो जरा देखकर बताना। काया इतना बोल वो सारी फोटो रूहानी के हाथ में थमा देती है और जैसे ही रूहानी उन फोटो को पलटकर देखने लगती है, उसमें अंशिका को शादी के जोड़े में देखे एकदम से सन रह जाती है और उसके हाथों से वो तस्वीर नीचे गिर जाती है। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। रात का समय, रात के करीब 3 बज रहे थे। इतनी रात हो चुकी थी अब जाकर अंशिका अपने कमरे से धीरे धीरे कर बाहर निकल रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि अभी तक सिद्धांत जरूर सो गया होगा, इसीलिए वो आहिस्ते आहिस्ते कर कमरे से बाहर निकल पूरे घर में घूम घूम सिद्धांत किस कमरे में सोया है वो ढूंढ रही थी। उसे इस काम के लिए ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसके कुछ ही दूर जाने पर उसे वो कमरा दिख गया जहां पर सिद्धांत सो रहा होता है। वो कमरा देखते ही वो ऊपर देखते हुए खुद में धीरे से बोलती है, थैंक यू गॉड, आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया। बस अब जल्दी से मुझे अनंत अंकल और सुरभि आंटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिए, ताकि मैं इस डेविल की सच्चाई जान सकूं।
और निकल सको इस कैद खाने से। इतना बोल और अपने दोनों हाथों से भगवान को प्रणाम कर वो चल पड़ती है सिद्धांत के कमरे में। वो जब सिद्धांत के कमरे में पहुंचती है तो सिद्धांत मास्क पहने ही सो रहा होता है, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका हुआ होता है। हम जैसे निर्दोष लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी ये शैतान कितनी चैन की नींद सो रहा है। इसे नींद भी कैसे आ जाती है पता नहीं, इस शैतान से कब पीछा छूटेगा मेरा। अंशिका सिद्धांत के मास्क से कवर किए चेहरे को देख देख ये सारी बात अपने आप में बोले जा रही थी, जिससे उसे दुख भी हो रहा था। तो दोस्तों, आज के कहानी को हम यहीं तक रहने देते हैं। अब आगे ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा अंशिका का जब सिद्धांत उसे अपने कमरे में देखेगा। अब ये सारी बात तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगी। आज के लिए हमें दीजिए जाने की इजाजत, कल फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक इसी तरह सुनते रहिए हमारी नॉवेल डेविल की इनोसेंट वाइफ।